हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी अर्थात भूगोल में हम पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं सौर मंडल। और सौर मंडल पर आधारित आज हमारी दूसरी क्लास है। हमने पिछली क्लास में जाना था कि सौर मंडल के अंग कौन कौन से हैं, और फिर हमने ये जाना था कि सौर मंडल के प्रमुख 8 ग्रह कौन कौन से हैं, उनको हमने अच्छे से समझ लिया था। आकार के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, और फिर हमने ये भी जान लिया था कि कौन सा सूर्य के सबसे निकट है और कौन सा सबसे दूर है। तो आज हम और डिटेल में इन ग्रहों को पढ़ने वाले हैं और एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ग्रह कौन सी खास बात रखता है, और फिर हमारी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बनते रहते हैं। तो देखो, ये आपके सामने चित्र है सौर परिवार का। यहाँ पर देखो, केंद्र में सूर्य है और इस सूर्य के सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि ये बुध ग्रह पहले नंबर पर है, फिर उसके बाद ये शुक्र ग्रह, फिर हमारी पृथ्वी है, फिर मंगल ग्रह है। अगर आपको इस चित्र में बात नहीं समझ में आएगी तो ये वाला चित्र देख लीजिए। देखो, यहाँ पर केंद्र में सूर्य है और इस सूर्य के ये चारों ओर ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। कुछ ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, कुछ पश्चिम से पूर्व दिशा में लगा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में अच्छे से समझ लिया था। तो आज ये जो हमारे पास 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों के संदर्भ में हम डिटेल में जानकारी लेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हमारे परीक्षा में बनते रहते हैं। तो एक बार मैं आपको और बता देता हूं। देखो, ये वाला चित्र आप ध्यान से देखिए। ये हमारा सूर्य है इधर, ये सबसे लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, ये सूर्य है। और ये हमारे पास पहले नंबर का ग्रह है जिसको कहते हैं बुध ग्रह। ये दूसरा ग्रह है जिसका नाम है शुक्र, और ये तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी, ये फिर मंगल है, और ये बीच में फिर जो है ये क्षुद्र ग्रह है। हमने पिछली क्लास में अच्छे से इनके बारे में जाना था। ये क्षुद्र ग्रह आपसे कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न बनता है। ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। ये बृहस्पति ग्रह इधर है, 5वां प्रकार का। पहला ग्रह बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल और 5वां ग्रह बृहस्पति है। छठा ग्रह शनि, 7वां अरुण और 8वां वरुण, और फिर वरुण के बाद ये क्यूपर पट्टी है इधर। यहाँ पर हमारा बौना ग्रह जो है, जिसको प्लूटो कहा जाता था, जो हमारा 9वां ग्रह होता था, सन 2006 में उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो ये इधर क्यूपर पट्टी में वो हमारा 9वां ग्रह है। अब नहीं है, अब हमारे पास केवल 8 ग्रह हैं। तो इन 8 ग्रहों के संदर्भ में हम आज डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं और फिर हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न हमारे यहाँ से बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुध ग्रह के साथ। तो देखो, ये आपके सामने बुध ग्रह से संबंधित मैंने कुछ फैक्ट रखे हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मुख्य हैं। सबसे पहले फैक्ट की बात करें तो देखो, बुध ग्रह पढ़ने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, सामान्य परिचय। तो ये जो बुध ग्रह है, ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसका व्यास सबसे कम है, और ये सूर्य के सबसे निकट है। हमने पिछली क्लास में अच्छे से समझ लिया था। तो ये इसका सामान्य परिचय है बुध ग्रह का। बात करते हैं इसके आकार की, कितना बड़ा है ये। तो देखो, इसका जो व्यास है वो 4879 किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी से काफी कम है, लेकिन फिर भी 4889 किलोमीटर इसका व्यास। देखो, व्यास इसे कहते हैं, जैसे सपोज हमारे सामने वृत्त है, ये आपका बुध ग्रह है। तो अगर आप केंद्र को आधार मानकर एक कोने से दूसरे कोने पर जाओगे तो ये जो दूरी होगी ये कुल 4889 किलोमीटर है, जो कि बुध ग्रह का व्यास कहलाता है। उसके बाद इसके द्रव्यमान की बात करते हैं तो पृथ्वी से काफी कम द्रव्यमान है, लगभग 0.05 गुना, अर्थात एक गुना होता तो पृथ्वी के बराबर कह देते। एक से ज्यादा होता तो पृथ्वी से ज्यादा द्रव्यमान होगा, लेकिन 0.055 गुना इसका द्रव्यमान है, तो पृथ्वी से काफी कम इसका द्रव्यमान है। सूर्य से दूरी की बात करें, देखो सूर्य से वैसे सबसे निकट ग्रह है बुध ग्रह, लेकिन सबसे निकट होने के बाद भी इसकी जो दूरी है 5.79 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 5.6 करोड़ किलोमीटर हम कह सकते हैं। कहने को सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन सबसे निकट होने के बावजूद भी 5.6 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब देखो, इसकी परिक्रमा अवधि की बात कर लेते हैं। जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था हमारी पृथ्वी, हमने ये जाना था कि दिन रात क्यों होते हैं और जो ऋतु परिवर्तित है वो क्यों होती है। तो हमने जाना था जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, जिसके कारण दिन रात होते हैं, और हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है, जिसके कारण ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। और ये एक परिक्रमा हमारी पृथ्वी लगभग 365 दिन में कर लेती है। तो उसी तरह से ये ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। हमारे जो दिन होते हैं, तो 88 दिन में एक परिक्रमा पूरी करता है बुध ग्रह सूर्य की। अर्थात बुध ग्रह पर जो एक वर्ष होता है वो 88 दिन का होता है।
लेकिन यहाँ पर देखो दिन और रात की अगर हम बात करें तो बुध बुध ग्रह पर दिन और रात जैसे हमारा 24 घंटे में एक एक होता है, 24 घंटे में बुध ग्रह पर 59 दिन का एक दिन रात होता है। अर्थात जो बुध ग्रह है वो अपने अक्ष पर 59 दिन में अपना घूर्णन पूरा करता है। हमारी पृथ्वी पर 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा हो जाता है, जिसके कारण 24 घंटे के अंदर अंदर दिन और रात बदल जाते हैं। लेकिन जो बुध ग्रह है वो अपने अक्ष पर 59 दिन में एक घूर्णन पूरा करता है। तो बुध ग्रह पर 59 दिन का दिन होता है। बुध ग्रह की परिक्रमा कक्षा की बात करें तो अंडाकार होती है। अंडाकार पथ में यह सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताया जो कि आपकी परीक्षा से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह के वातावरण की। तो देखो, बुध ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर वातावरण नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पर वातावरण नहीं है, तो वो ग्रह है बुध ग्रह। वहां पर वातावरण नहीं है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है, बुध ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर वातावरण नहीं है। लगभग नहीं के बराबर, मतलब है ही नहीं वातावरण, वायुमंडल है ही नहीं बुध ग्रह पर। हालांकि चंद्रमा पर भी नहीं है, लेकिन चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्रमा उपग्रह है। हम अभी बात कर रहे हैं ग्रह की, तो बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारे सौरमंडल का जहां पर वायुमंडल नहीं है। आपको ये फैक्ट बहुत अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि यहां से आपका डायरेक्ट प्रश्न बनता रहता है कि बताइए कौन सा ग्रह है जहां पर वायुमंडल नहीं है, तो वो ग्रह है बुध ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं बुध ग्रह के संदर्भ में और क्या कुछ खास बात हो सकती है। देखो, यहाँ के तापमान की बात करते हैं। अगर आप बुध ग्रह पर जाओ तो यहाँ का जो तापमान है दिन में 430 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में 180 -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो जो ताप का अंतर है, जिसको बोलते हैं तापांतर, दिन और ताप का अंतर जो है वो काफी ज्यादा है। दिन में आग का गोला होता है, 430 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में तापमान होता है और रात में -180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। तो सर्वाधिक तापांतर बुध ग्रह पर पाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं 430 डिग्री दिन में और -180 डिग्री रात में। बात करते हैं इस ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र की। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र काफी हल्का सा नाम मात्र का होता है बुध ग्रह पर। उपग्रह की बात करें तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। अब देखो, अंतरिक्ष मिशन की बात करते हैं। कौन कौन सी देश या एजेंसी हैं जहां पर बुध ग्रह से संबंधित कुछ मिशन चलाए गए हैं। तो देखो, ये आपके सामने कुछ प्रमुख अंतरिक्ष मिशन है। पहला मिशन जो बुध ग्रह से संबंधित था उसका नाम था मेरिनर 10, जो कि नासा द्वारा चलाया गया था 1974-75 में पहली बार बुध के पास ये गया। दूसरा मैसेंजर नाम रखा गया सन 2004 में। और तीसरा बेपी कोलंबो, जो कि 2018 में एक यान छोड़ा गया और 2025-26 में बुध पर पहुंचने की इसकी संभावना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये करंट में आ सकता है। बेपी कोलंबो, आपको ये नाम याद रखना होगा, सन 2018 में छोड़ा गया था और 2025-26 में बुध पर पहुंचने की इसकी संभावना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बुध ग्रह से संबंधित कुछ मुख्य फैक्ट्स बताए। अब अगला ग्रह हमारा आता है शुक्र ग्रह। देखो, ये एक बार और थोड़े से अन्य तथ्य आप देख सकते हैं यहाँ पर। हालांकि ये मैंने आपको बता दिए हैं, बुध ग्रह पर दिन 59 दिन का होता है, क्योंकि इसका जो एक घूर्णन है वो 59 दिन में पूरा होता है। और बुध ग्रह पर एक वर्ष 88 दिन का होता है और सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह, मतलब सबसे नजदीक होने के कारण भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है। उसके क्या कारण है हम अभी जानेंगे। अगर आपसे पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा पाई जाती है। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी बुध ग्रह के संदर्भ में कि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था, क्यों नहीं है? तो देखो, इसलिए नहीं है क्योंकि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट है। देखो, ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये पहले नंबर पर यहाँ पर बुध ग्रह है, ये सूर्य के सबसे निकट है। और हमें पता है सूर्य बहुत बड़ा पिंड है, सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड सौरमंडल का सूर्य है। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इस वायुमंडल को अपनी ओर खींच लिया होगा, क्योंकि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। तो एक कारण सबसे बड़ा ये है बुध ग्रह पर वायुमंडल ना होने का, और दूसरा सूर्य की गर्मी भी है, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है। तो जो वायुमंडल है वो काफी ऊपर उठ गया होगा, आकाश में चला गया होगा, कहीं स्पेस में चला गया होगा। और एक कारण सबसे बड़ा है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो बुध का वायुमंडल है वो गायब हो गया बुध से, इसलिए बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए
कि क्या कारण है बुध पर वायुमंडल नहीं है, तो दो कारण आप बता दीजिए। पहला कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा कारण है सूर्य से नजदीकी होने के कारण तापमान। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ डिटेल बताई और फिर मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए आपकी परीक्षा में क्योंकि प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की लिस्ट बना के आपके सामने रखी है। देखो, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वो भी बुध ही है। तीसरा आपसे प्रश्न करा जा सकता है, कोई उपग्रह किस ग्रह का नहीं है? तो बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। चौथा प्रश्न आपसे बन सकता है, सबसे कम परिक्रमा अवधि किस ग्रह की है? तो वो है बुध ग्रह की, क्योंकि 88 दिन में ये एक सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, अर्थात बुध ग्रह पर एक वर्ष 88 दिन का होता है। इसकी सतह पर भी गड्ढे पाए जाते हैं, जैसे चांद पर पाए जाते हैं, उसी तरह से बुध के ग्रह जो बुध की सतह है वहां पर भी गड्ढे पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा तापमान में अंतर पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, दिन में 480 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है और रात में -180 डिग्री होता है। तो सबसे ज्यादा तापांतर बुध का होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा ग्रह है जिसका तापांतर सर्वाधिक होता है? तो वो ग्रह है बुध ग्रह। और नासा का यह पहला मिशन, जिसका नाम रखा गया मेरिनर 10। तो बुध के संदर्भ में आपसे इतनी जानकारी पूछी जा सकती है, यहां से बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं जाएगा। अब हम चलते हैं अगले ग्रह पर, जिसका नाम है शुक्र ग्रह। ये आपके सामने है शुक्र ग्रह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वीनस। देखो, इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। तो सबसे पहला तथ्य तो यह है कि शुक्र ग्रह बुध के बाद सूर्य से नजदीकी के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। हमने पिछली क्लास में इसको समझा था। और दूसरा सामान्य तथ्य शुक्र ग्रह के बारे में यह है कि यह पृथ्वी का जुड़वा भाई भी कहलाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, जुड़वा भाई भी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी का जुड़वा भाई या जुड़वा ग्रह कहलाता है? तो वो है शुक्र। कारण पूछे क्यों? क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के समान है और इसका द्रव्यमान भी लगभग लगभग पृथ्वी के जैसा ही है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। चलिए आगे थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं शुक्र ग्रह के संदर्भ में। तो देखो, हिंदी में से शुक्र कहा जाता है और अंग्रेजी में वीनस कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो शुक्र है रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला ग्रह हमें दिखाई देता है, इसलिए इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। देखो, यहाँ पर लिखा भी है, इसे सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रात में आकाश में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह हमें नजर आता है। बात करते हैं इसके आकार की, इसकी कक्षा की। तो देखो, इसका व्यास आपके सामने है 12,104 किलोमीटर। जैसे हमने बुध का व्यास देखा था, उसी प्रकार इस शुक्र ग्रह का व्यास है 12,104 किलोमीटर। इसका द्रव्यमान लगभग लगभग पृथ्वी के समान है, 0.815 गुना कह सकते हैं, थोड़ा सा कम है पृथ्वी से, पर लगभग लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा भाई भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं सूर्य से दूरी। तो देखो, सूर्य से लगभग लगभग दूरी इसकी 11 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं, 10.8 किलोमीटर, 10.8 करोड़ किलोमीटर। तो लगभग में अगर कहेंगे तो 11 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं। हमने पिछली क्लास में जाना था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 14 से 15 करोड़ किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो शुक्र है उसकी दूरी लगभग 11 करोड़ किलोमीटर, 10.8 करोड़ किलोमीटर। अब बात करते हैं इसकी परिक्रमा की, अर्थात यहाँ पर शुक्र ग्रह पर एक वर्ष कितने दिनों का होगा? जैसे अभी हमने जाना बुध ग्रह पर 88 दिनों का एक वर्ष होता है, तो शुक्र ग्रह पर 225 दिनों का एक वर्ष माना जाता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा 325 दिन में करता है। तो जितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करी जाएगी जिस ग्रह द्वारा, उतने ही दिन का उसका वर्ष होगा। जैसे हमारी पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगाती है सूर्य का, तो हमारा जो एक वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, 365 पॉइंट कुछ होता है। लेकिन जो शुक्र है ये सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में करता है, इसलिए शुक्र का जो एक वर्ष होगा वो 225 दिन का होता है। लेकिन इस पर जो घूर्णन काल होता है, जो इसका, जैसे हमारी पृथ्वी का घूर्णन 24 दिन में हो जाता है, तो शुक्र ग्रह है जिसका घूर्णन 243 दिन में होता है, 243 दिन में। अब आप सोचिए कितना मुख्य प्रश्न आपका यहां से बनेगा। शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जिसका एक वर्ष एक दिन से छोटा होता है। यहां पर एक दिन 243 दिन का हो रहा है शुक्र ग्रह पर, क्योंकि अपना जो घूर्णन करता है अपने अक्ष पर वो 243 पृथ्वी वाले दिनों में करता है।
और सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में करता है। तो जब सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में कर रहा है तो ये तो इसका हो गया एक वर्ष 225 दिन, और ये 243 इसके दिन है, ये इसके 243 दिन हो गए, इसका खुद का घूर्णन हो गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा ग्रह है जहां पर दिन वर्ष से बड़ा होता है। तो वो ग्रह है शुक्र ग्रह, अर्थात 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है और 243 दिन में अपनी खुद के घूर्णन करता है अपने अक्ष पर। तो सबसे धीमा और उल्टी दिशा में करता है, हमने पिछली बार समझ लिया था। दो ग्रह ऐसे थे जो उल्टी दिशा में घूर्णन करते हैं, इसलिए वहां पर जो सूर्य है वो पश्चिम दिशा में निकलता है, हमने पिछली क्लास में समझा था। तो अभी हम जो ये समझ रहे हैं, मुख्य बात वो ये समझ रहे हैं कि शुक्र ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर वर्ष छोटा होता है दिन की तुलना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह की घूर्णन दिशा घड़ी की दिशा में, ये हमने पिछली क्लास में समझ लिया था। अब देखो सतह और वातावरण की बात करते हैं। तो शुक्र ग्रह पर वातावरण बहुत घना है। क्यों है उसका भी हम कारण जानेंगे, और मुख्यतः CO2 से बना हुआ है। शुक्र ग्रह पर लगभग 96% या 95% CO2 पाई जाती है, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कारण है कि शुक्र ग्रह पर जो वायुमंडल है वो घना है। क्यों? क्योंकि जो CO2 है वो अन्य गैसों की तुलना में भारी होती है, और अन्य गैसें ऊपर उठने लगती है CO2 की मौजूदगी में। तो वातावरण के निकट रहने के कारण इसका जो वायुमंडल है, जो वातावरण है, CO2 के कारण वो बहुत घना है, और इस शुक्र ग्रह पर लगभग 96% CO2 पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, इसके आगे हम कारण देख सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि घना वातावरण और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण यह सौरमंडल सबसे गर्म ग्रह है। घना वातावरण और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ज्यादा होता है इस ग्रह पर, जिसके कारण ये ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए, आपसे डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। देखो सबसे ज्यादा तापांतर तो बुध ग्रह पर पाया जाता है। दिन में तापमान और रात में जो तापमान का अंतर होगा उसको कहेंगे तापांतर, वो पाया जाता है बुध ग्रह पर। लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। यहाँ पर जो एवरेज तापमान पाया जाता है वो पाया जाता है 465 डिग्री सेल्सियस। 465 डिग्री सेल्सियस। कोई आपसे कारण पूछे क्यों पाया जाता है तो आप बता दीजिए, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, वो काफी घना है, और CO2 वायुमंडल में 96% है। आप सोचिए जिस वायुमंडल में 96% CO2 हो तो वहां पर क्या होगा, वहां पे गर्माहट ही होगी। हमारी पृथ्वी पर इसलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है क्योंकि CO2 बढ़ती जा रही है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे बढ़ता है, एल्बिडो हमने अच्छे से जाना है क्या होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव अधिक होने के कारण शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका औसत तापमान लगभग 465 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, सतह पर दबाव पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा होता है। सतह पर दबाव क्यों होता है 90 गुना ज्यादा? क्योंकि वायुमंडल में 96% CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है अन्य गैसों की तुलना में। जो अग्निशमन यंत्र होते हैं, जब हम आग बुझाने वाले यंत्र जिनको हम कहते हैं, उनमें CO2 अधिक मात्रा में होती है, और CO2 की अधिकता में आग जल ही नहीं सकती, क्योंकि आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जहां पर आग लगी हुई है वहां पर आप CO2 का छिड़काव कर दीजिए, आग स्वतः बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? कारण ये कि जैसे ही CO2 आप यहां पर डालोगे जहां पर आग लग रही है, तो CO2 की उपस्थिति में, क्योंकि CO2 भारी गैस है, तो ये आग पर बैठ जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो ऊपर उठ जाएगी, जिसके कारण आग तुरंत बुझ जाती है। तो चूंकि शुक्र ग्रह पर 96% CO2 पाया जाता है, इसी कारण पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा यहां पर दबाव बना रहता है, और शुक्र ग्रह पर सतह चट्टानी है और ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। बात करते हैं शुक्र ग्रह का उपग्रह। तो देखो शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, हमने पिछली क्लास में अच्छे से जाना था। बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। देखो अंतरिक्ष मिशन की बात करते हैं। शुक्र ग्रह के संदर्भ में कौन कौन से अंतरिक्ष मिशन चले, तो पहला अंतरिक्ष मिशन आपके सामने है वेनेरा सीरीज, जो कि 1961 से लेकर 1984 तक चला, USSR के द्वारा चला। और
उसके बाद ये आपका चला मैगेलन, जो कि नासा ने चलाया, और ये चलाया 1989 में। रडार से सतह का मानचित्र बनाया गया था। तो ये मैंने अंतरिक्ष मिशन आपको पता है शुक्र ग्रह से संबंधित। एक और अंतरिक्ष मिशन तीसरा शुक्र ग्रह से संबंधित वो आपके सामने है। उसका नाम है अकत्सुकी, जो कि जापान के द्वारा चला गया था सन 2010 में। जापान के द्वारा ये भेजा गया वायुयान या यान, जो भी आप इसको कह लीजिए, और वर्तमान में शुक्र के वातावरण का अध्ययन कर रहा है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि बताइए वर्तमान में कौन शुक्र ग्रह का अध्ययन कर रहा है, तो वो है अकत्सुकी, जो कि जापान के द्वारा भेजा गया सन 2010 में। अन्य तथ्य की बात करते हैं शुक्र ग्रह के संदर्भ में। तो अन्य तथ्य जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत मुख्य है, सुबह का तारा भी कहलाता है, शाम का तारा भी कहलाता है, जिसको कहते हैं भोर का तारा या सांझ का तारा। और सबसे ज्यादा चमकदार ग्रह है शुक्र ग्रह। उसके बाद सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह, और जो इसके घूर्णन की दिशा है वो उल्टी है। इसी कारण यहाँ पर जो सूर्य उगता है वो पश्चिम दिशा में उगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के 90% के बराबर है। और एक और बात जो मैंने आपको बताई थी, पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है। अब देखो आपकी परीक्षा से संबंधित आपको क्या मुख्य बातें याद रखनी होगी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए याद रखने के लिए योग्य मुख्य बिंदु वो ये है कि पहला आपको याद रखना है सूर्य से दूसरा ग्रह, मतलब दूरी की अगर हम बात करेंगे निकटता की, तो सूर्य से दूसरा सबसे निकट ग्रह है शुक्र, और सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, सुबह का और शाम का तारा कहलाता है। घूर्णन दिशा इसकी उल्टी है, और फिर कोई उपग्रह इसका नहीं है, और ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहलाता है। देखो यहां से बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं जाने वाला। मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, यहाँ तक कि करंट अफेयर भी इसमें मैंने इंक्लूड कर लिया है, कौन कौन से अंतरिक्ष मिशन यहाँ पर चल रहे हैं। तो अभी तक आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी, अभी तक जितना भी करंट अफेयर है, अब मैंने यहाँ पर कंप्लीट उसको कवर कर लिया है। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इसके बाद आपको पढ़ना पड़ सकता है। आगे चलते हैं, ये हमारा शुक्र ग्रह था। अब हम चलते हैं पृथ्वी पर। देखो ये अंतरिक्ष यान है शुक्र ग्रह का। आपको जो याद रखने वाली बात है, वेनेरा, मैंने आपको बताया शुक्र की सतह से डेटा भेजने वाला पहला यान वेनेरा पहला यान था शुक्र की सतह से डेटा भेजने वाला। तो ये शुक्र ग्रह से संबंधित हमने कुछ फैक्ट्स जाने। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। देखो ये हमारे सामने पृथ्वी है। हालांकि जब हमने ज्योग्राफी की क्लास की शुरुआत करी तो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था हमारी पृथ्वी। आपने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर रखी है, और चूंकि हम ग्रह पढ़ रहे हैं तो एक बार फिर से जो भी मुख्य तथ्य हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपका नोट्स एक जगह हो जाए और आपको रिवीजन करने में आसानी हो। देखो सामान्य परिचय की बात करते हैं, तो सामान्य परिचय में जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का तीसरा, सूर्य से सबसे दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, और ये स्थलीय ग्रह है, यानी इसकी सतह ठोस चट्टानों से बनी है। हमने पिछली क्लास में जाना था ये जो हमारे पास 8 ग्रह हैं, ये जो इधर के 8 ग्रह हैं जिनको हम कहते हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह, ये ठोस चट्टानों के बने हैं। और ये जो बाह्य ग्रह इधर बृहस्पति से लेकर वरुण तक, ये बाह्य ग्रह जिनको जैवियन ग्रह भी कहते हैं, ये गैस से बने हैं, गैसों के गोले हैं। तो ये चारों ग्रह जो आंतरिक ग्रह हैं, बुध से लेकर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह चट्टानों से बने हुए ग्रह हैं। और ये इधर जो चारों ग्रह बाहर के ग्रह हैं, ये गैसों के गोले हैं, गैस से बने हुए हैं। चलिए, तो ये हमने पृथ्वी के बारे में जाना। पृथ्वी ठोस चट्टानों से बनी है, और पृथ्वी ही एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन विद्यमान है। अभी तक पूरे सौरमंडल में एकमात्र पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। हमारे वैज्ञानिक लोग लगातार खोज में लगे हुए हैं कि क्या कहीं और भी ऐसी कोई संभावना है जहां पर जीवन हो सकता है। तो इसी खोजबीन में अभी तक कुछ सफलता मिल गई है। एक आपने नाम सुना होगा, चलिए लगे हाथ बता ही देता हूं, गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन। तो ये जो गोल्डी लॉक जोन है, ये गोल्डी लॉक जोन 3 ग्रहों को कहते हैं। एक तो पृथ्वी है, दूसरा चंद्रमा जो कि उपग्रह है, और तीसरा मंगल। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तीनों स्थान ऐसे हैं जहां पर जीवन के लिए तापमान पाया जाता है, जीवन के अनुकूल। तो ये तीनों स्थान, 2 तो ग्रह पृथ्वी और मंगल, और एक चांद जो कि उपग्रह पृथ्वी का है, इन तीनों स्थानों पर जीवन के अनुकूलन तापमान पाया जाता है।
बस वायुमंडल की बात है, अगर हमें ऑक्सीजन मिल जाए जैसे हमारी पृथ्वी पर है, तो चांद और मंगल पर भी हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो फिलहाल तापमान की अगर हम बात करें तो गोल्डीलॉक जोन के अंदर 3 क्षेत्र आते हैं। पहला पृथ्वी है, दूसरा मंगल ग्रह है और तीसरा है चांद अर्थात चंद्रमा। इन तीनों स्थानों पर ही हमारे जीवन योग्य तापमान पाया जाता है। तो इसको बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन। चलिए बात करते हैं पृथ्वी के आकार की व कक्षा की। हालांकि हमने पढ़ लिया है। देखो ये पृथ्वी का व्यास, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ये हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.97 इंटू 10⁴ किग्रा। सूर्य से दूरी की बात करें तो हमने अच्छे से जान लिया है 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और परिक्रमा अवधि देखो, ये सूर्य का एक वर्ष है, लगभग 365 दिन, और ये इतना और लगता है 6 घंटे कुछ मिनट। तो हमने उसको कह दिया सुविधा की दृष्टि से, एक वर्ष 365 दिन का होता है। और चूंकि ये घूर्णन काल जो होता है पृथ्वी का, ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में होता है। इसको हमने कह दिया सुविधा की दृष्टि से 24 घंटे। तो परिक्रमा का मतलब हुआ कि सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, और घूर्णन का मतलब हुआ कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। अब देखो यहीं पर मैं आपको 2 शब्द बता देता हूं, बहुत ही काम के हैं, मुझे याद आ गया, हालांकि उसको आगे भी पढ़ते हैं हम। तो देखो यहां पर हमने ये जाना कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। देखो यहां पर आप चित्र देख सकते हैं, अगर आप कहीं पर अच्छे से देख पाओ। देखो ये यहां पर देखो, ये बीच में सूर्य है और इस सूर्य की परिक्रमा ये सारे ग्रह कर रहे हैं। तो ये हमारी पृथ्वी देखो यहां पर ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में कर रही है। ध्यान से देखो, तो इस शायद मैंने कक्षा चेंज कर दी है। इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते करते हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आती है और सूर्य के सबसे दूर जाती है। 2 सिचुएशन बनती है। देखो मैं आपको और अलग से चित्र बनाकर समझाना चाहता हूं। तो देखो यहां पर चलते हैं एक चित्र पर, चलो सबसे लास्ट में चलते हैं। यहां पर सपोज ये हमारा सूर्य है, यहां पर बीच में केंद्र में सूर्य है, ये मैंने बनाया हमारा सूर्य, ये हमारा सूर्य है। हमने ये जान रखा है कि हमारी पृथ्वी इस सूर्य की परिक्रमा कर रही है और दीर्घ वृत्ताकार पथ में कर रही है। तो परिक्रमा करते करते एक समय ऐसा आता है जब हमारी पृथ्वी इस सूर्य के सबसे निकट होती है, और एक समय ऐसा आता है जब हमारी पृथ्वी इस सूर्य से सबसे दूर होती है। तो देखो आपको मैं चित्र के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं। ये हमारी पृथ्वी का दीर्घ वृत्ताकार पथ है। चलिए ऐसे मैंने बना दिया है। तो ये जो हमारा सूर्य है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके साफ करके बनाना चाहता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हमारी पृथ्वी की मैंने बनाई दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमा करने का पथ, और ये इधर हमारा सूर्य है, यहां पर कहीं ये सूर्य, आप इसको समझ लीजिए, ये हमारा सूर्य है। तो अब देखो जब पृथ्वी इस वृत्ताकार पथ में अपनी परिक्रमा कर रही है, तो एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य इसके सबसे निकट, मतलब सूर्य के सबसे निकट होगी। भाई परिक्रमा करते करते सपोज हमारी पृथ्वी यहां पर आ गई, और जब परिक्रमा करेगी तो मतलब चारों तरफ इसके घूम रही है, यहां पर भी होगी किसी समय, यहां पर भी होगी, मतलब घूमते घूमते यहां पर भी होगी। तो अब देखो ये जो जगह है, ये वाली, ये जो सूर्य की और ये जो पृथ्वी के बीच की दूरी है, इसको ध्यान से देखो। सबसे कम दूरी आपको यहां पर नजर आ रही कि नहीं? हालांकि ये चित्र में आपको कहेंगे, आप कहेंगे यहां पर सबसे कम होगी। ये चित्र में और थोड़ा सा बड़ा करके बनाता तो ये थोड़ा सा चौड़ा बनता, तो यहां पर जाती जगह। तो आप यहां पर समझ लीजिए सबसे कम जगह यहां पर है अभी फिलहाल चित्र के हिसाब से। अगर आप, मैं एक सेकंड फ्रेंड्स, चित्र के हिसाब से सबसे कम जगह आपको कहां पर नजर आ रही है? चलिए मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि आप फिर कह दोगे कि सर ये तो ये हुआ कि सबसे कम जगह तो हमें यहां नजर आ रही है। बस मुझे एक सेकंड दीजिए, क्योंकि मैं आप यहां पर आपको समझाना जा रहा हूं कि जो उपसौर वाली स्थिति होती है और अपसौर, 2 शब्द आप सुनते रहते हैं, एक अपसौर एक उपसौर। ये क्या होते हैं, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। देखो ये हमारी पृथ्वी का दीर्घ वृत्ताकार पथ है। अब आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। और ये हमारा सूर्य है, ठीक है जी। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये सूर्य के सबसे निकट होगी पृथ्वी, और एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य के सबसे दूर होगी। तो जब सूर्य के सबसे निकट होगी पृथ्वी हमारी, सपोज यहां पर है, मैं एक यहां पर इसका चित्र बनाना चाह रहा हूं। हमारी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य की, और यहां पर है, चलो हमने यहां पर कह दिया।
भाई परिक्रमा कर रही है, इसी यहाँ पर परिक्रमा करते करते सूर्य के सबसे निकट यहाँ पर आई हमारी पृथ्वी, और फिर सबसे दूर हुई यहाँ पर। तो ये जो सूर्य से सबसे निकट और सबसे दूर की दूरी है, इस सबसे निकट और सबसे दूर की दूरी को क्या कहेंगे, बस मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं। तो बताओ क्या कहेंगे इसको। देखो ये उपसौर वाली स्थिति कहलाएगी। उपसौर, जब सबसे नजदीक होगी पृथ्वी सूर्य के, तो उसको कहेंगे उपसौर। ये वाली जो परिस्थिति है इसको कहेंगे उपसौर। उपसौर। और ये वाली जो परिस्थिति है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सर्वाधिक होगी, इस वाली परिस्थिति को कहेंगे अपसौर। आपसे कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उपसौर और अपसौर में क्या अंतर है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होगी, उस दूरी को हम कहेंगे उपसौर। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक होगी, उस परिस्थिति को हम कहेंगे अपसौर। तो अब देखो, जब ये जो उपसौर वाली स्थिति है, चूंकि ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत कम है, तो अब यहां पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा कि नहीं लगेगा। भाई ये सूर्य के करीब आ गई है यहाँ पर पृथ्वी, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक लगेगा। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का वेग हो जाता है, परिक्रमण का जो वेग है वो अधिक हो जाता है। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी का वेग अधिक होगा, परिक्रमा का वेग अधिक होगा। मैंने यहां पर ये अधिक का चिन्ह लगा दिया, परिक्रमण वेग। और अपसौर की स्थिति में परिक्रमा का वेग कम होगा। बस ये बात आपको याद रखनी है। यहां पर वेग अधिक क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जो सूर्य है उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा। इसके कारण जो पृथ्वी का परिक्रमण वेग है वो अधिक होगा। इसको बोलते हैं उपसौर। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की नजदीकी होगी, बहुत कम दूरी होगी, तो उपसौर स्थिति कहलाएगी। इस उपसौर स्थिति में पृथ्वी का परिक्रमा का वेग बहुत अधिक हो जाता है, सर्वाधिक हो जाता है। और अपसौर की स्थिति में उल्टा रहता है, क्योंकि यहां से सूर्य की दूरी बहुत ज्यादा हो गई पृथ्वी के बीच की और सूर्य की दूरी, इस अधिक दूरी को कहा अपसौर। और इस अपसौर की स्थिति में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम लगता है, इसलिए जो पृथ्वी का परिक्रमण वेग है वो काफी कम होता है। बस ये बात मैंने आपको समझानी थी। और देखो यही परिस्थिति मैं आपको यही बता देता हूं, चंद्रमा और पृथ्वी के संदर्भ में भी है। हमें पता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो अब आप इसको थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए यहीं पर। चलो मैं अगली स्लाइड पर थोड़ा सा चलता हूं। चलो यहीं पर देख लेते हैं उसको। ये तो मैंने आपको बताया उपसौर और अपसौर क्या होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं उपभू और अपभू क्या होता है। देखो सपोज ये हमारी चंद्रमा का वृत्ताकार पथ है और ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। हम अच्छे से जानते हैं ये हमारी पृथ्वी है। इधर इस पृथ्वी के चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा सबसे करीब यहां पर आ गया हमारी पृथ्वी के। ये चंद्रमा है इधर, और ये इधर सबसे दूर है चंद्रमा इधर। तो ये जो सबसे नजदीक की दूरी है, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, इसको हमने कहा था उपसौर। सौर मतलब सूर्य। और यहाँ पर जो सूर्य, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है वो सबसे कम है, तो यहाँ पर इस परिस्थिति को कह देंगे उपभू। उपभू, भू मतलब पृथ्वी धरा, तो यहाँ पर भू लगा दिया। और सौर मतलब सूर्य, तो वहां पर सौर लगा दिया उपसौर, यहाँ पर भू लगा दिया उपभू। ये जो सबसे कम दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, इसको कहेंगे उपभू। तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन। और यहां पर भी देखो इधर चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी अधिक हो गई, तो ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन को कहा अपभू। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको कहा अपभू और इसको कहा उपभू। जैसे उपसौर सूर्य से जब नजदीकी होगी, पृथ्वी की सबसे कम दूरी होगी, उस कंडीशन को उपसौर कहेंगे। और उसी तरह से जब पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी सबसे कम होगी, उस कंडीशन को उपभू कहेंगे। तो आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पर। यहां से आपके डायरेक्ट प्रश्न बनते रहते हैं उपसौर और उपभू से, तो मैंने आपको ये बता दिया है। हम पढ़ रहे हैं हमारी पृथ्वी, तो मैंने आपको बता रखा है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अपने एक्स पर झुकी हुई है। अब बात करते हैं सतह व वातावरण की पृथ्वी के संदर्भ में। तो हमने अच्छे से पढ़ लिया है, हमारी पृथ्वी पर 71% भाग जल पाया जाता है और 29% भाग स्थल है। और हमारे वातावरण में पृथ्वी के 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, ये हम अच्छे से जानते हैं।
पृथ्वी के जो वातावरण है उसकी प्रमुख परतें हमने जान रखी हैं। प्रमुख 5 परतें हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, मून जिसे कहते हैं। इस मून का व्यास की बात करें तो 3474 किलोमीटर, और पृथ्वी से दूरी की बात करें तो पृथ्वी से ये इतना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर। बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। जो चांद है उसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के पास मौजूद चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी के पास अपना मौजूद मतलब चुंबकीय क्षेत्र है जो हमें हानिकारक और सौर पवन और कॉस्मिक किरणों से बचाता है। मतलब चुंबकीय जो क्षेत्र होता है या चुंबकीय बल जिसको कह सकते हैं, उसका फायदा ये होता है कि ये हमें हानिकारक जो सूर्य की किरणें आती हैं और जो पवनें होती हैं उनसे बचाता है, कॉस्मिक किरणें जिनको कहते हैं। तो ये जो चांद है यहाँ पर चुंबकीय बल कितना है हम ये देखना चाह रहे हैं। चुंबकीय बल पृथ्वी पर सर्वाधिक होता है, और भी ग्रह जहां पर होता है, लेकिन जैसे कि चांद हो गया वहां पर कम होगा, बुध ग्रह पर बहुत कम होता है, और शुक्र पर हमने पढ़ा। एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा, हाँ। अब देखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हमारी पृथ्वी के बारे में आपको क्या देखने को मिलेंगे, वो ये मिलेंगे कि हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ध्यान रखना है, नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर पानी की अधिकता है, 71% भाग पर पानी पाया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पर जीव मंडल पाया जाता है, बायोस्फीयर जिसे बोलते हैं, जीवन का क्षेत्र एकमात्र ग्रह है हमारे पूरे सौर मंडल में या पूरी दुनिया में कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारी जितनी जानकारी है वो यही है कि हमारी पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है। और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा बिंदु जो है अर्थात सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। हम अच्छे से इसको जानते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 पॉइंट कुछ किलोमीटर है, 86 किलोमीटर। तो कहीं कहीं इसकी ऊंचाई आपको 8,848 मीटर लिखी मिलेगी, और कहीं कहीं इसकी ऊंचाई आपको 8,849 मीटर लिखी मिलेगी। बात करते हैं हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु, महासागरीय बिंदु सबसे गहरा कौन सा है, वो है मैरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में है, और इसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर है। पृथ्वी के घूर्णन की बात करें तो पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। यही कारण है कि हमारी पृथ्वी पर सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, और जो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री देशांतर, हमारी पृथ्वी पर इस ग्रीनविच रेखा से समय का निर्धारण होता है। समय का आधार ग्रीनविच रेखा है। ये अच्छे से हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस क्योंकि हम सौर मंडल के ग्रह पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको ये एक ऐसा फैक्ट दे दिए हैं ताकि आपका जो नोट्स है वो एक जगह तैयार हो जाए। अब हमारी पृथ्वी का अगला ग्रह है जिसका नाम है मंगल ग्रह, जो कि हमारा जो आंतरिक ग्रह है, चौथा ग्रह है। इसका सामान्य परिचय की बात करें तो सामान्य परिचय यह है कि मंगल ग्रह सौरमंडल का चौथा ग्रह है सूर्य से दूरी के क्रम में। इसका जो रंग है वो लाल होता है, इसको लालिमा बोलते हैं, लालिमा लिए हुए होता है, तो इसका कुल मिलाकर लाल रंग है। जो मिट्टी है वो काफी लाल रंग की होती है, इसी कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। अब वैज्ञानिक लोग अपना दिमाग चला रहे हैं कि अगर मंगल ग्रह पर लाल मिट्टी है, लाल कलर की मिट्टी है, तो वो ये सोच रहे हैं, जो कि साइंटिफिकली प्रूफ है, कि अगर मिट्टी लाल होती है तो उसमें लोहे की मात्रा हो सकती है। इसको बोलते हैं लोह ऑक्सीकरण। और लोह ऑक्सीकरण पानी और वायु की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। भाई वैज्ञानिक ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा जो मंगल ग्रह है उसकी मिट्टी लाल है। तो ये लाल मिट्टी कैसे बनी होगी, उसका कारण उन्होंने बताया कि लाल मिट्टी तब बनेगी जब मिट्टी का ऑक्सीकरण हो, और ऑक्सीकरण होगा लोहे की उपस्थिति में, और ऑक्सीकरण होगा पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जो वैज्ञानिक है वो यही कहना चाहते हैं कि मंगल ग्रह पर पानी भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकती है, क्योंकि मिट्टी का कलर लाल है, और मिट्टी का कलर लाल होता है ऑक्सीकरण के कारण, और ऑक्सीकरण होता है पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो वैज्ञानिक लगातार खोज में है पानी और ऑक्सीजन की मंगल ग्रह पर। तो देखो इंग्लिश में इसका नाम मार्स है, जो कि रोमन युद्ध देवता के नाम पर पड़ा। आगे चलते हैं, मंगल ग्रह के बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं। इसके बात करते हैं आकार और कक्षा की। तो मंगल ग्रह का जो व्यास है वो आपके सामने है, 6,779 किलोमीटर, पृथ्वी के लगभग आधा। हमारी पृथ्वी का व्यास हमने देखा 12,000 कुछ किलोमीटर है, इसका 6,700 कुछ किलोमीटर, पृथ्वी का आधा। इसके द्रव्यमान की बात करें तो देखो द्रव्यमान इसका अधिक है पृथ्वी से, नहीं अधिक नहीं, बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर 0.107 गुना
ये गुणा लगा दिया लेकिन समझने के लिए बहुत कम है। भाई अगर 1 गुणा तुम करोगे तो बराबर ही होगा, अगर 1 से कम गुणा करोगे तो कम होगा, 1 से ज्यादा गुणा करोगे तो ज्यादा होगा। तो पृथ्वी के द्रव्यमान से काफी कम इसका द्रव्यमान है। सूर्य से दूरी की बात करें तो सूर्य से दूरी लगभग लगभग हम कह सकते हैं 23 करोड़ किलोमीटर। परिक्रमा अवधि की बात करते हैं तो देखो इसकी परिक्रमा अर्थात यहाँ पर जो एक वर्ष होता है वो 687 दिनों में होता है। एक वर्ष 687 दिनों में, लगभग पृथ्वी से दुगना, लगभग लगभग कह सकते हैं। और जो इसका घूर्णन काल है वो पृथ्वी के बराबर ही होता है, लगभग 24 घंटे 7 मिनट में। हमारी पृथ्वी का एक घूर्णन 24 घंटे में हो जाता है पूरा, 23 घंटे कुछ मिनट में 56 मिनट, और यहाँ पर 24 घंटे 37 सेकंड में, पृथ्वी के लगभग बराबर हम कह सकते हैं। तो मंगल ग्रह पर एक वर्ष पृथ्वी से दुगना होता है और मंगल ग्रह पर जो दिवस की परिस्थिति है वो लगभग लगभग पृथ्वी के बराबर होती है। देखो अक्षीय झुकाव की बात करें तो बिल्कुल जैसे पृथ्वी का झुकाव है 23.5 डिग्री, तो इसका भी झुकाव 25 डिग्री के आसपास है। इससे यहां भी ऋतु परिवर्तित होती है। तो इसलिए मंगल ग्रह को, चंद्रमा को और पृथ्वी को गोल्डीलॉक जोन में रखा है। गोल्डीलॉक जोन का मतलब है कि जहां पर जीवन के अनुकूल परिस्थिति हो सकती है। तापमान तो है दोनों जगह बिल्कुल बराबर, हमारी पृथ्वी जैसा ही है, लगभग जीवन के अनुकूल है। लेकिन ऑक्सीजन वगैरह की और अगर हमें वहां पर मिल जाए या खोजबीन हो जाए तो फिर वहां पर बसने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो ये तीनों जो क्षेत्र हैं, चंद्रमा, मंगल और पृथ्वी, गोल्डीलॉक जोन कहलाते हैं, मैंने आपको बताया। चलिए थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में। देखो इसकी सतह और वातावरण की बात करें तो सतह चट्टानी और लोहे ऑक्साइड के कारण लाल है। मैं भी ये बात आपको बता रहा था। भाई जब मिट्टी का कलर लाल है तो लाल कलर कब होगा? वो ऑक्सीकरण के कारण होगा। ऑक्सीकरण कब होगा? जब वहां पर पानी और ऑक्सीजन की मात्रा हो। तो जो सतह और वातावरण है मंगल ग्रह का वो लोहे ऑक्साइड के कारण लाल है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पर सबसे ऊंची सौरमंडल की चोटी पाई जाती है या सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है, जिसका नाम है ओलंपस मोन्स। सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी, जैसे भी हमने पृथ्वी पर देखा, हमारी पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है। लेकिन सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी जहां पर ज्वालामुखी पाई जाती है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्षेत्र है ओलंपस मोन्स। कितना ऊंचा है? देखो धरातल से, जो मंगल ग्रह है उसके धरातल से 21 किलोमीटर, लगभग हमारे जो माउंट एवरेस्ट है उससे 3 गुना हम कह सकते हैं। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि सौर मंडल की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी कौन सी है? भाई ज्वालामुखी किसी वहां पर, ये पहाड़ी का नाम है, पहाड़ का सबसे ऊंची चोटी ओलंपस मोन्स। इस ओलंपस मोन्स पर ज्वालामुखी निकलती है। तो ये सौर मंडल की, ध्यान से पढ़ो यहां पर, सौर मंडल की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पहाड़ी या सबसे ऊंचा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 21 किलोमीटर है। सौर मंडल की बात कर रहे हैं हम, जैसे हमारी पृथ्वी में सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, तो पूरे सौर मंडल में सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स है, जहां पर ज्वालामुखी निकलती रहती है। यह पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि मंगल ग्रह पर है। आपसे यहां से प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं इस पर। और जब सबसे ऊंची चोटी हमने पता कर लिया ओलंपस मोन्स है, तो सबसे नीचे, जैसे हमने प्रशांत महासागर में देखा, सबसे गहरा बिंदु है, जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। प्रशांत महासागर में 11,000 मीटर उसकी गहराई है। तो यहाँ पर जो मंगल ग्रह है वहां पर सबसे गहरी या सबसे बड़ी घाटी, गहरी नहीं सॉरी, सबसे बड़ी घाटी है, सबसे बड़ी घाटी तंत्र पाई जाता है, जिसका नाम है वेलेस मेरिनेरिस। वेलेस मेरिनेरिस ये सबसे लंबी घाटी तंत्र है, सबसे लंबा घाटी तंत्र मंगल ग्रह पर है। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग लगभग 4,000 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और इसका वातावरण बहुत पतला है, जैसे हमने हमारी पृथ्वी का जाना था। हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो 1,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, जिसमें 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, हमने अच्छे से समझ रखा है। तो इसका वातावरण बहुत पतला है मंगल ग्रह का, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन लगभग लगभग 95% पाई जाती है। और जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जैसे हमारे पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर बर्फ जमी रहती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की टोपी, जिसको पोलर आइस कैप्स कहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों पर बर्फ पाई जाती है। बात करते हैं मंगल ग्रह के उपग्रह की। तो देखो इसके 2 प्रमुख उपग्रह हमने देखे थे, कौन कौन से हैं? मंगल ग्रह के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं, एक तो फोबोस और दूसरा डिमोस।
और ये जो डीमोस उपग्रह है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, हमने पिछली क्लास में जाना था। बात करते हैं इसके चुंबकीय क्षेत्र की, तो मंगल ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही कमजोर है। जिस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र जितना अधिक होगा वह ग्रह हमें उतना ही हानिकारक किरणों से बचाएगा, हानिकारक पवनों से बचाएगा। तो मंगल ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र काफी कमजोर है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के संदर्भ में अंतरिक्ष मिशन की। तो देखो मुख्य मिशन आपके सामने है। पहला मिशन है जिसका नाम है मेरिनर 4, जो कि नासा द्वारा चला गया था 1965 में। मंगल के पास से गुजरने वाला पहला यान था जिसका नाम है मेरिनर 4। दूसरा मिशन आपके सामने है विकिंग 1 एंड 2, ये भी नासा के द्वारा चला गया था 1976 में। तीसरा मिशन आपके सामने है जिसको बोलते हैं मार्स पैथ फाइंडर 1997 में। और फिर क्यूरियोसिटी रोवर, ये भी नासा द्वारा 2012 में भेजा गया। और फिर प्रिजर्वेंस रोवर, ये भी नासा द्वारा 2021 में भेजा गया। और फिर सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे भारत से संबंधित है जिसका नाम है मंगलयान, जिसको बोलते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मॉम, MOM। सबसे पहले आप यहाँ पर इंपोर्टेंट क्लिक कर लीजिए। मंगल ग्रह से संबंधित हम देख रहे हैं अंतरिक्ष मिशन। तो हमारे भारत का मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मॉम, ये इसरो द्वारा सन 2013 में प्रक्षेपित किया गया और सन 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंचा। ऐसा कारनामा करने वाला भारत एशिया का पहला देश बना जिसने मंगलयान पर अपना यान भेजा और सफलतापूर्वक उसको स्थापित किया कक्षा में। तो एक और यहां पर आपके सामने है ये तियानवेन-1, ये चाइना का अंतरिक्ष मिशन है मंगलयान से संबंधित, जो कि 2021 में शुरू किया गया है। लेकिन हमारा जो भारत है उसके संदर्भ में मैंने आपको ये मुख्य बातें बताई। मंगलयान मिशन आपको ये याद रखना होगा, इसकी डेट वगैरह आपको याद कर लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य तथ्य देख लेते हैं। अन्य तथ्य, मंगल पर दिन और ऋतुएं पृथ्वी जैसे होती हैं। पहला तथ्य तो ये, यहाँ पर जो वर्ष होता है वो हमारी पृथ्वी से दुगना होता है लगभग, और जो दिन रात होते हैं वो तो बराबर ही होते हैं। मंगल पर तरल जल नहीं है लेकिन बर्फीले और भूमिगत जल के प्रमाण मिले हैं। आगे भविष्य में मानव मिशनों के लिए मंगल को सबसे उपयुक्त ग्रह माना जाता है। आगे देख लेते हैं कुछ और मुख्य बातें जो हमारी परीक्षा से संबंधित होगी। देखो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए याद रखने के लिए मुख्य बिंदु, सूर्य से चौथा ग्रह दूरी के अकॉर्डिंग मंगल है। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है। दो उपग्रह कौन कौन से हैं? वो है फोबोस और डिमोस। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है पूरे सौरमंडल का। और फिर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है ओलंपस मोन्स, जो कि मंगल ग्रह पर है। और ये ओलंपस मोन्स पर ज्वालामुखी निकलती रहती है। ज्वालामुखी सबसे ऊंचा, ऐसे भी आपसे प्रश्न बन सकता है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जहां पर ज्वालामुखी निकलती रहती है, तो वो ओलंपस मोन्स है जो कि मंगल पर है। सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो वेलेस मेरिनेरिस, ये भी मंगल ग्रह पर है सबसे बड़ी घाटी। इसकी मैंने आपको लंबाई बताई 4000 किलोमीटर लगभग। और देखो यहां पर आपको याद रखना होगा भारत का मंगल मिशन मंगलयान, जो कि 2013-14 में सफल हुआ। इसका अक्षीय झुकाव कितना है मंगल ग्रह का? तो वो है 25 डिग्री अपने अक्ष पर ये झुका हुआ है। और यहाँ पर जो दिन होता है वो 24 घंटे 37 मिनट का होता है। जैसे हमारी पृथ्वी एक घूर्णन लगभग 24 घंटे में पूरा कर लेती है, उसी प्रकार ये जो मंगल ग्रह है अपने अक्ष पर 24 घंटे 37 मिनट में एक घूर्णन पूरा कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, मुझे लगता है हमारी शायद क्लास लंबी हो चुकी है। अगला हमारे पास बृहस्पति ग्रह है। तो हम एक काम करते हैं, इस बृहस्पति ग्रह को यहीं पर रोक देते हैं। यहीं से हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे कल। एक काम की बात आपको नोट कर लेनी चाहिए, हमने ये पढ़ लिए हैं आंतरिक ग्रह। एक मैं भी आपको काम की बात बताना चाहता हूं जो कि आपकी परीक्षा में बनते रहते हैं प्रश्न यहां से। तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमने आंतरिक ग्रह पढ़ लिए हैं। कुल आंतरिक ग्रह हमारे सामने 4 होते हैं हमारे सौरमंडल में। ये चारों आंतरिक ग्रह आपके सामने एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो ये यहाँ पर ये बुध ग्रह है, ये यहाँ पर शुक्र ग्रह है, ये पृथ्वी है, और ये मंगल है, और ये आपकी क्षुद्र पट्टिका है। हमने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था। तो इन चारों ग्रह के संदर्भ में हमने अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर ली है। अब यहाँ से हमसे कोई सा भी प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में, हम बहुत आसानी के साथ इन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। अब देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो हमने आंतरिक ग्रह पढ़े, कौन कौन से आंतरिक ग्रह हैं, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये पहला ग्रह हमारे यहाँ बुध है, हमारा यहाँ पर बुध पहला ग्रह है।
ये दूसरा ग्रह यहाँ पर शुक्र है, और तीसरा ग्रह ये हमारी पृथ्वी है, और ये जो चौथा ग्रह है ये मंगल है यहाँ पर। तो देखो ये जो हमारी पृथ्वी है, इसको अगर हम अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ वो बता लो, वो समझ लो जरा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो हमारी पृथ्वी है, इस हमारी पृथ्वी के नजदीक ये तीनों ग्रह आते रहते हैं। कभी बुध पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा, कभी शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा, कभी मंगल पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा। क्यों होगा? उसका कारण यह है कि ये सब अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की। एक बार मैं इसको जरा इरेज कर देता हूं। देखो सब अपनी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो परिक्रमा करते करते सपोज अभी ये मंगल सूर्य के सबसे नजदीक है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ये मंगल और पृथ्वी सबसे नजदीक है सपोज अभी, और ये परिक्रमा करते करते अभी सपोज यहाँ पर शुक्र इधर आ गया और ये बुध इधर चल रहा है कहीं सपोज। अब चूंकि सबका दिन परिक्रमा करने के अलग अलग है, हमारी पृथ्वी 365 दिन में कर रही है, मंगल का अलग दिन है, ये 600 कुछ दिनों में करता है, बुध 88 दिनों में करता है परिक्रमा दिन, शुक्र के दिन भी अलग है परिक्रमा करने के। तो जब सबके दिन अलग अलग हैं तो ये परिक्रमा करते करते आगे पीछे होते रहते होंगे। भाई ये बुध ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है, और ये मंगल ग्रह है, और ये हमारी पृथ्वी है जो मैंने व्हाइट कलर से की है। तो परिक्रमा करते करते ये तीनों ग्रह, तीनों कौन कौन से? ये बुध ग्रह, और दूसरा ये शुक्र ग्रह, और तीसरा ये मंगल ग्रह। ये तीनों ग्रह हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक आते रहते हैं। आपको ये बात नोट कर लेनी चाहिए। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए परिक्रमा करते समय पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? तो आप तीनों को टिक कीजिए, क्योंकि तीनों ही सबसे नजदीक आते रहते हैं हमारी पृथ्वी के। कभी मंगल सबसे नजदीक होगा, कभी शुक्र सबसे नजदीक होगा, और कभी बुध सबसे नजदीक होगा। सपोज अभी यहां पर बुध है, देखो यहां पर ये बुध है, तो ये बुध अभी पृथ्वी से यहां पर है, पृथ्वी और बुध के बीच की दूरी है। और ये जो शुक्र है ये परिक्रमा करते करते यहां से हट गया, सपोज यहां पर है ही नहीं शुक्र, ये शुक्र इधर है कहीं पर, यहां पर। और ये जो मंगल ग्रह है ये भी यहां पर नहीं है, सपोज परिक्रमा करते करते ये यहां पर हो सकता है, इधर कहीं पर। तो अब सबसे नजदीक कौन है? सबसे नजदीक बुध ग्रह है पृथ्वी के। उसी प्रकार फिर परिक्रमा कर रहा है बुध भी, तो बुध परिक्रमा करते करते यहां पर आ गया, मंगल यहां पर है तो यहां पर नजदीक हो गया शुक्र ग्रह। तो कहने का मतलब यही है कि आप नोट कर लीजिए, नोट में आप इतना नोट कर लीजिए कि परिक्रमा करते समय बुध, शुक्र और मंगल तीनों ही ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब आते रहते हैं। बस ये बात आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि मुझे लगता है क्लास लंबी हो जाएगी। कल हम अपनी क्लास को यहीं से शुरू करेंगे और फिर टॉप 30 प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो जाने से पहले एक बार आपसे अपील कि प्लीज अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें, और अन्य लोगों से भी कराएं। इसी अपील के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर।